नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 29 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग लाइव रोज क्लासेस देख रहे हैं और यह 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें आप लोग लगातार, अभी आप लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देखा, अब भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चल रहा है। तो कल आप लोग ठीक 10 बजे भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास का चौथा सेशन देखेंगे। इसी तरह से आप लोगों को लगातार 15 मई तक बने रहना है, यानी कि आपको सारे सब्जेक्ट का एक साल का करंट अफेयर बताया जाएगा, जो कि आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भारांक 40.27% 8 प्रमुख उद्योगों से आता है। निम्नलिखित में से कौन से उन 8 प्रमुख उद्योगों में से हैं? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कोयला, दूसरा है रिफाइनरी उत्पाद, तीसरा है सीमेंट, चौथा दिया गया है कपड़ा और बिजली। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता क्या है। तो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक एक संकेतक होता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, और यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है। इसमें जो व्यापक क्षेत्र आता है, तो इसके अंतर्गत क्या है, खनन, निर्माण और बिजली। उपयोग आधारित अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम बात करते हैं मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। और दोस्तों, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आधार वर्ष 2011 और 12 है। तो इस तरह से इसमें 8 क्षेत्रों के 40.27% में जो शामिल उद्योग हैं। भार के घटते क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहला आएगा रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद बिजली आएगा, फिर स्टील की बात की जाती है, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, उसके बाद प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट आता है और अंतिम में उर्वरक आता है। तो इस तरह से यह 8 इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमने नाम लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं वह कौन कौन से हैं। तो कोयला भी है, रिफाइनरी उत्पाद भी है, सीमेंट भी है, बिजली भी है, जबकि कपड़ा इसमें नहीं है। तो अतः उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3 और 5। तो उत्तर इसका सी हो गया। इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं पीआईबी में आई हुई खबर है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर मार्च 2023। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संयुक्त अध्ययन है। दोस्तों, यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यानी इसको कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा किया गया एक यह संयुक्त अध्ययन है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों, ये कथन एकदम सत्य है, अतः इसका उत्तर बी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 फाइंडिंग रिलीज्ड कैन हेल्प इनहांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म महासागरीय धाराएं? यहाँ पर दिया गया है अंगोला, एंटीलीज धारा, ब्राजील धारा, फ्लोरिडा धारा और दक्षिणी अटलांटिक धारा।
तो इसमें कह रहा है कि कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए जानना कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं की प्रकृति कैसे। अब देखिए, तो विषुवत रेखा से जो ऊपर की ओर जा रही है या इधर नीचे की ओर जा रही है तो यह गर्म जलधारा होगी, और अगर ध्रुवों से नीचे की ओर आ रही है या इधर से ऊपर की ओर जा रही है तब यह ठंडी जलधारा होगी और ये गर्म जलधारा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगोला, तो यह अंगोला कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। तो यह जो है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग मानचित्र से देखें तो और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एंटीलीज धारा, फ्लोरिडा कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर यह दिया गया है। यहाँ पर जैसे ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, फ्लोरिडा प्रांत यहीं पर है, या इधर ऊपर जा रही है नीचे से, तो यह गर्म जलधारा होगी। एंटीलीज जलधारा भी यहीं पर बहती है, यह भी गर्म जलधारा होगी। इसी तरह से यहाँ से देख सकते हैं ये वेंगुला जलधारा है, ऊपर की ओर जा रही है, ये ठंडी जलधारा है चूंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। इसी तरह से ब्राजील जलधारा यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो यह गर्म जलधारा होगी। यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ ये हॉट होगी, ये ध्यान रखेंगे, या वार्म जलधारा यानी गर्म जलधारा होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये साउथ अटलांटिक ओशियन, दिस इज कोल्ड करेंट। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 यानी उत्तर इसका ए होगा। तो इस तरह यहाँ पर यह खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में कि अर्थ इन हॉट वाटर। तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा और साथ साथ इस लिस्ट को भी देखिएगा और इस मैपिंग को भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गम अरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह पेड़ उत्तरी अफ्रीका के मूल स्थानिक है और मुख्य रूप से अफ्रीका के उप सहारा या साहेल क्षेत्र में उगते हैं। दोस्तों, यह गम अरबी एक प्राकृतिक गोंद है जो मूल रूप से बबूल के पेड़ और सेनेगलिया यानी सेनेगल और विचेलिया सेयल दो प्रजातियों से यह है, यह महत्वपूर्ण प्रजातियां। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। तो यह एकदम सही है, यह एकदम सत्य कथन है। दूसरा है, यह पानी में घुलनशील, आहार योग्य तथा मुख्य रूप से खाद्य उद्योग, शीतल पेय उद्योग में स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कथन भी एकदम सत्य है। दोस्तों, गोंद अरबी ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का एक जटिल मिश्रण है। तो मुख्य रूप से अरबी और गैलेक्टोज के पॉलीमर है और यह पानी में घुलनशील है, खाद्य है, मुख्य रूप से खाद्य उद्योग और शीतल पेय उद्योग में एक स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये भी कथन एकदम सत्य है। सूडान का लगभग 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ विश्व गम व्यापार में प्रमुख स्थान रखता है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः इसका उत्तर डी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गम अरेबिक सीन ऑन ए अकेसिया ट्री इन वेस्टर्न सूडान यानी पश्चिमी सूडान में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह खबर भी जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 2008 में आया हुआ प्रश्न है, कैदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, ये कैदी की दुविधा तथा गेम थ्योरी यह 1950 के दशक में गणितज्ञ एम फ्लड और एम ड्रेसर द्वारा विकसित किया गया था और आधुनिक व्याख्या की परिकल्पना कनाडा के गणितज्ञ A.W. टकर ने इसकी किया था। तो दोस्तों, बंदी की दुविधा खेल सिद्धांत में एक प्रकार की परिस्थिति का एक प्रसिद्ध उदाहरण होता है जो यह दर्शाता है कि लोग एक दूसरे पर भरोसा न करने के कारण कभी कभी आपस में तब भी सहयोग नहीं कर पाते जब सहयोग करने से दोनों का ही स्पष्ट लाभ हो रहा हो और असहयोग से दोनों की स्पष्ट हानि हो रही हो। तो यह कैदी की दुविधा शब्द यानी संबंधित किससे है? गेम थ्योरी के तहत एक स्थिति है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग की। तो दोस्तों, यहाँ पर यह खबर जो दी गई है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बुल रन 2017 नाम के एक टेलीग्राम चैनल के प्रशासक 3 व्यक्तियों को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है और विशिष्ट शेयरों पर भ्रामक सिफारिशें प्रदान करने के लिए उन पर 5.68 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों, यह इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग जब किसी अंदर की खबर के आधार पर ट्रेडिंग करता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी इसके तहत इनसाइडर कई बार लोगों के साथ मिलकर ट्रेडिंग को अंजाम देता है। क्या यह इनसाइडर ट्रेडिंग वैध है?
यह अवैध है। तो वैसे तो इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल हमेशा अवैध कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वैध हो सकती है। अगर इनसाइडर की तरफ से कंपनी की कोई जानकारी पब्लिक में आने से पहले ही किसी शेयर की ट्रेडिंग के जरिए मुनाफा कमाया है तो यह गैर कानूनी है। वह अगर इनसाइडर के कंपनी की जानकारी पब्लिक हो जाने के बाद ट्रेडिंग की है और मुनाफा कमाया है तो यह वैध इनसाइडर ट्रेडिंग कही जाती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बाहरी व्यक्ति भी कंपनी की सारी बातों को जानता है और इस तरह से वह इनसाइडर ट्रेडिंग का लाभ उठाता है, तो वह अवैध है। अगर कोई शख्स कंपनी के अंदर की जानकारी के दम पर उसके पब्लिक होने से पहले किसी शेयर को खरीदता है या बेचता है तो सूचना बाहर आने के बाद उसे फायदा होता है। हालांकि इससे कई बार दूसरे निवेशकों को नुकसान भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसी स्थिति में एक निवेशक यानी इनसाइडर को दूसरे की तुलना में पहले पता होता है कि शेयर चढ़ेगा या गिरेगा और वह उसी हिसाब से डील करता है। कई बार इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके गलत तरीके से शेयरों की बोली लगाई जाती है। वैसे ऊंची कीमत पर बेचना या फिर बहुत कम कीमत पर खरीदना, क्योंकि कंपनी को नुकसान होने की खबर उसके पास होती है। ऐसे में अगर आपने कंपनी के शेयर शॉर्ट किए हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि नुकसान की खबर बाहर आएगी तो हर कोई इसे बेच रहा होगा। तो इस तरह से लोग नुकसान में होंगे, कंपनी की वैल्यूएशन गिर रही होगी, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले को फायदा होगा। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर क्या होता है। तो सेबी ने अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी रेगुलेशन 2015 एक्ट बनाया, जिसके तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के जुड़े नियम कायदे तय किए गए हैं। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर तगड़े जुर्माने का प्रावधान, साथ ही 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके तहत 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के लाभ और हानि क्या हैं। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा एवं लैब्राडोर जलधारा, इन दोनों की प्रकृति कैसी है और ये कहाँ बहती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।